अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ महरुख शहरियार। अहम खबरों की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि एफबीआर 2 सालों में 20 अरब 56 करोड़ की वसूली में नाकाम रहा है। 681 विद होल्डिंग एजेंट से 20 अरब से ज़ायद टैक्स की वसूली ना की जा सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से जो है वो 2 सालों में 20 अरब 56 करोड़ रुपए की वसूली होनी थी और एफबीआर के जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं वो ये वसूली अदा करने में नहीं कर सके हैं और 19 फील्ड दफातर में विदहोल्डिंग टैक्स ना काटने और जमा ना कराने के केसेस सामने आए और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 20 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खजाने को जो है नुकसान पहुंचा और ऑडिट के मुताबिक कई इदारों ने टैक्स काटा मगर मुकर्ररा मुद्दत में कौमी खजाने में जमा भी नहीं कराया और फिर जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसने एफबीआर को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स वसूली की यही बेज़ाब्तगी मुसलसल 5 बरस से रिपोर्ट होने का इंकशाफ सामने आया है और मुसलसल 5 बरस का 134 अरब रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल असर हुआ है। ऑडिट ने कानूनी कार्रवाई तेज करने और डेस्क ऑडिट का निज़ाम मजीद मौसर बनाने की सिफारिश की है और एफबीआर ने इस पर यह बताया है कि 20 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, इस हवाले से उमर आप आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोयटा के नवाही इलाके में अलमनाक हादसा रिपोर्ट हुआ। इसकी खबर मौसूल हो रही है कि कोयटा के कान से निकाले जाने वाली लाशों की तादाद अब 34 बताई जा रही है। मुतासरा कोयले की कान में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। रशीद बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद, अब तक की क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? लेकिन जी ये जो इलाका है इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे कल रात से आज तकरीबन 40 के करीब जो कारकुन थे वो फंस गए थे और सुनने में ये आ रहा है कि एक धमाके की आवाज़ भी आई थी। उसके बाद जो रेस्क्यू का काम चल रहा है अब तक बताया जा रहा है कि 34 डेड बॉडीज रेस्क्यू किया गया, उनको निकाला गया और 3 उनको कर ली। जी अब जो हुक्म है उनके मुताबिक जितना टाइम गुजरा है जो लोग अंदर हैं उनमें जो है लोगों के जिंदा रहने के इम्कान बहुत कम रह गए हैं। तमाम हुक्म के मुताबिक जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक हम रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है और ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे नज़दीक कोई हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि इनको कोयटा रेफर की जाए लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी रेस्क्यू के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं और जो मकामी रिसोर्सेज हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका रशीद बलोच। और आपको ये बताएं कि स्मोक तदारुक मुहिम के दौरान सीटीओ लाहौर की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स का लाइसेंस भी मुअत्तल या मनसूख किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रूज परमिट भी मुअत्तल हो जाएंगे। इसके अलावा इंसानी सेहत अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम उठाना होंगे। ये भी सीटीओ लाहौर की जानिब से वाज़ेह किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। खुरम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, स्मोक तदारुक मुहिम के तहत सीटीओ लाहौर का बड़ा फैसला जो सामने आया है। अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस जो है मुअत्तल होगा, जबकि कमर्शियल जो गाड़ियां हैं के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ रूट परमिट भी जो है मुअत्तल किया जाएगा। इंसानी सेहत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जो है वो उठाने होंगे, जबकि बगैर तरपाल मिट्टी रेत वाली ट्रॉली डंपर्स का शहर लाहौर में दाखिला जो है बंद है। खिलाफ वर्जी पर 1013 मुकदमा जो है वो दर्ज करवाए जा चुके हैं, जबकि शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा 45 स्पेशल टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। जबकि रवा माह धुआं छोड़ने पर 3639 आलूदगी का बाइस बनने वाली 2148 गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी तरह क्योंकि जाहिर है आगे आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज किया गया और सिटी लाहौर का सख्त हुक्म जो है वो सामने आया है। तमाम ऐसी गाड़ियां जो हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और लाइसेंस जो है मुअत्तल किया जाएगा। ठीक है, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम।
उधर ओकाड़ा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान से 2 IEDs, डेटोनेटर्स, बैटरियां और दीगर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से बताया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। मोहम्मद अजीज़ और विलायत शाह के नाम सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ओकाड़ा से, जहां पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। CTD की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और अभी खबर आ रही है कि कराची में डकैती मज़ाहिमत पर 3 साला बच्ची के कत्ल का ड्रॉप सीन हो चुका है। बताया जा रहा है कि वालिद रहमान से ही बच्ची को हादसाती तौर पर गोली लगी है। SSP इमरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। बताया गया कि मुल्ज़िम रहमान राइफल साफ़ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई और हादसे का सबब बनी। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्ज़िम ने डकैती का झूठा ड्रामा भी रचाया। बच्ची के वालिद ने दौरान डकैती मज़ाहिमत गोली लगने का दावा किया था, जबकि शरीफाबाद पुलिस ने मुल्ज़िम रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, एतराफ़ जुर्म भी किया गया है, इस हवाले से बताएगा क्या सामने आया? जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से SSP सेंट्रल की जानिब से बताया गया है। इब्तदाई तौर पर वाक़या जो है वो डाकों की फायरिंग से बताया जा रहा था कि 3 साला बच्ची जो है वो जहाँ हुई है, लेकिन जब तफ्तीशी इदारों की जानिब से तफ्तीश की गई तो वाक़या का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FC एरिया रईसम रोई कॉलोनी से कमसुम बच्ची फरवा के जहाँ होने का केस जो है वो ट्रेस कर लिया है। बच्ची को मुबैना तौर पर वालिद मोहम्मद रहमान से ही आसादी तौर पर गोली लगी है। मुल्ज़िम मोहम्मद रहमान राइफल साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई और जिससे बच्ची जो है वो मौके पर ही जहाँ हो गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्ज़िम ने झूठा जो है वो ये ड्रामा रचाया था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जबकि इब्तदाई तौर पर बच्ची के वालिद ने दौरान डकैती मुज़ाहिमत गोली लगने का दावा किया था। पुलिस को जाए वक़्त से निशानदेही नहीं करवाई गई, जबकि मौके से ना खून मिला था और ना ही कोई पिस्तौल का खोल मिला था। मुल्ज़िम बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम कराए बगैर अब्बासी शरीफ अस्पताल से लेकर रवाना हो गया था। पुलिस हुकाम का बताना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलविन के बयानात में भी वाज़ेह तौर पर तज़ाद पाया गया था, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश की तो ये ड्रामा सामने आया था। ताहम बच्ची के वालिद को जो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और आले कत्ल राइफल भी बरामद कर ली है। ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका काशान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CTD सिंध की जानिब से हैदराबाद के इलाके हॉस्ट्री में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन किया गया है। करदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इमाम बख्श खासखली गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द CTD को मुतादिद मुकदमात में पहले से मतलूब था। हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, रिमोट कंट्रोल बैटरीज और दीगर मवाद भी बरामद किया गया है। दहशतगर्द CTD के मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश भी था। ये खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि CTD सिंध हैदराबाद की जानिब से भी ये ऑपरेशन सामने आ रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। करदम तंजीम SRA का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इमाम बख्श खासखेली गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्द से बताया जा रहा है कि CTD को मुतादिद मुकदमात में मतलूब भी था। इसके अलावा CTD हुकाम ये भी बता रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, रिमोट कंट्रोल बैटरीज और दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्द CTD के मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश भी था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ब्रॉड पीक पर 10 कोपहमाओं से राबता मुनक़ता हो गया है। 4 कोपहमाओं की अमवात की तस्दीक सामने आ रही है, जबकि 6 की तलाश इस वक्त की जा रही है। कोपहमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने के मिशन पर थे। इकबाल अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इकबाल, बताएगा इस हवाले से अभी तक क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद तरीन और खतरनाक पहाड़ी सिलसिले ब्रॉड पीक से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। इब्तिदाई इतलात और ज़राए के मुताबिक ब्रॉड पीक पर एक हौलनाक बर्फानी तोदा गिरने से बैनुल अक़वामी कोपहमाओं की मुहिम मुतासर हुई है। NIMS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड स्पोर्ट्स के रेस्क्यू जो टीमें इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में लापता अफराद की तलाश और मुतासरा कोपहमाओं की मदद में मसरूफ है। ताहम खराब मौसमी हालात इमदादी सरगर्मियों में मुश्किल। दूसरी जानिब दीगर कोपहमाओं और जाबाक अफराद की लाशों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के मारूफ ठीक है, इकबाल, इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शुजाबाद में 16 साला लड़की की इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई है। ट्यूशन टीचर ने साथियों के हमरा लड़की को हविस का निशाना बनाया है। मुतासरा लड़की मुल्जिम मेहदी हसन के पास ऑनलाइन काम सीखती थी। मुल्जिमान मौके से फरार हैं। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि गैंग रेप का वाकया सिकंदराबाद में पेश आया है। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है शुजाबाद से खबर है, जहाँ पर 16 साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, बदफेली की गई है उसके साथ। ट्यूशन टीचर ने साथियों के हमरा लड़की को हविस का निशाना बनाया है। राव जाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राव जाहिद, इस हवाले से अभी तक क्या सामने आ सका, क्या पेशरफ्त हुई है? जी, इस्लामाबाद दायरापुर की रिहायशी 16 साल बाद गुलनाज सिकंदराबाद की रिहायशी ट्यूशन टीचर मेहदी हसन के पास ऑनलाइन काम सीखने के लिए जाती थी। गुलनाज की वालदा सुगरा माई के मुताबिक ट्यूशन टीचर मेहदी हसन
طالبہ گلناز کو میرے گھر سے اپنے گھر ٹیوشن کے لیے لے گیا۔ ٹیوشن ٹیچر مہدی حسن نے اپنے ساتھی تقی اور زین کے ساتھ مل کر تینوں نے میری بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس سٹی نے طالبہ گلناز کی والدہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ متاثرہ طالبہ کو میڈیکل کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مزید حقائق میڈیکل رپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے راؤ زاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر آ رہی ہے کہ پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 5 دن کے اندر یہ پلان طلب کیا گیا ہے۔ صاف پانی اتھارٹی پنجاب کو ریسٹرکچر کر کے اپ گریڈ کیا جائے گا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صاف پانی منصوبہ میرے دل کے بے حد قریب ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، افضال عباسی میں جوائن کریں۔ افضال بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، سترہ پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک پہنچے گا صاف پانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 دن کے اندر صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور سترہ پنجاب کی طرح صاف پانی اتھارٹی پنجاب کو ریسٹرکچر کر کے جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو تکنیکی اور انتظامی لحاظ سے مکمل بااختیار بھی بنایا جائے گا، اور صاف پانی اتھارٹی کو جدید ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی، اور علاقائی ضرورت کے مطابق RO پلانٹ اور جدید فلٹریشن ٹیکنالوجی نصب کی جائے گی۔ صوبے میں فلٹریشن پلانٹس اور RO پلانٹس پر پلانٹ ID آپریٹر کا نام، فون نمبر اور اوقات کار درج کیے جائیں گے، اور پنجاب بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید ترین جاپانی اور چینی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے گی۔ پنجاب بھر کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی اس حوالے سے آپ افضال بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ خانپور میں بجلی کی بندش کے خلاف مکینوں کی جانب سے وابڈا آفس پر دھاوا دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مشتعل افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، عملے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ مشتعل افراد وابڈا آفس ظاہر پیر میں گیٹ پھیلان کر داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ مناظر اس کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وابڈا حکام کی جانب سے اب یہ اہم موقف سامنے آ رہا ہے۔ خانپور میں بجلی کی بندش کے خلاف مکینوں کی جانب سے وابڈا آفس پر دھاوا بولا گیا ہے، مشتعل افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ دروازے کو پھیلان کر اندر داخل ہوئے ہیں۔ رانا نعیم سے مزید بات کریں گے۔ رانا نعیم بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ وابڈا آفس ظاہر پیر میں چند شرپسند عناصر داخل ہوئے ہیں جو کہ جن کے ہاتھوں میں سوٹیاں تھیں، اور انہوں نے دیواریں اور جو وابڈا آفس کا گیٹ ہے وہ پھلانگ کر داخل ہوئے اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر ظاہر پیر پولیس موقع پر پہنچی ہے اور جو واقعہ میں ملوث ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وابڈا حکام کا یہی کہنا تھا کہ ملتان سے لے کر رحیم یار خان تک لوڈ شیڈنگ اگر ہو رہی ہے تو اس میں ان کا کسی قسم کی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو عوام ہے اس ٹائم مشتعل دکھائی دے رہی ہے۔ جو مسلح افراد جنہوں نے تشدد کیا ان کا یہی کہنا تھا کہ وابڈا کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا پیٹرول پمپ بند ہو گیا ہے، اس وجہ سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ریاستی دہشت گردی کے لیے اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر سے بے نقاب ہوا ہے۔ اسلحہ تعاون پر شدید عالمی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بھارت اسرائیل دفاعی تعلقات عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن چکے ہیں۔ اسرائیل کو بھارتی اسلحے کی فروخت غزہ میں مزید خطرہ پیدا کر رہی ہے، جبکہ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت اسرائیلی فوج کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اسرائیل سے وسیع اور قریبی اشتراک قائم کر رکھا ہے۔ ادھر طالبان رجیم کی پرتشدد پالیسیز کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے تاحال طالبان رجیم کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، اور دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 2025 سے افغانستان کے لیے تمام امداد بھی بند کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی پالیسی ساز افغانستان کو اپنی ترجیحات سے بھی خارج کر چکے ہیں۔ اور خبر ہے کہ SIFC کا ملک کی معیشت میں اہم کردار ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر ایک مرتبہ پھر سے بھرپور دلچسپی کا اظہار سامنے آیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں، پاکستانی نژاد کاروباری افراد کے وفد کا سندھ کا دورہ۔ امریکی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی سرمایہ کاری وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ بن قاسم انڈسٹریل پارک، اس کے علاوہ KT بندر پورٹ اور ٹیک پارک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، سرمایہ
سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ادھر افغانستان سے پاکستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے شواہد ایک مرتبہ پھر سے آشکار ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سابق افغان خفیہ ایجنسی کے سربراہ مسعود اندرابی کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بھارت، فتنہ الخوارج اور طالبان کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا گیا۔ طالبان رجیم پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، یہ موقف سامنے آیا ہے، جبکہ بھارت کی طالبان حمایت کا اصل مقصد پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے، یہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔